तो सुरेश भाई लास्ट क्लास में ना हमने आपके साथ पार्टनरशिप टॉपिक स्टार्ट करा था और एक बार मैं जल्दी से पार्टनरशिप को रिवाइज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रिवाइज करते चलना। और फिर आज हम पार्टनरशिप का जो 3 चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर डन कर देंगे। ठीक है, पहला चैप्टर एक मॉडरेट चैप्टर था, थर्ड चैप्टर भी एक मॉडरेट चैप्टर है, छोटा था। सेकेंड चैप्टर एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा चैप्टर है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, इतना नहीं, शायद 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाए। अब बेटा बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट की। तो मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में। ये एक्ट आया था 1 अक्टूबर 1932 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 74 है, बट हमें सारे सेक्शन नहीं पढ़ने थे। और ये एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, जैसा मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होता था। बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप को अलग किया गया था इसमें से। तो पहले इसे कॉन्ट्रैक्ट में ही मर्ज करा था। अब बात आती है कि पार्टनरशिप की जरूरत क्या है। तो मैंने बताया बेटा बिजनेस करने के कई फॉर्म होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, ये वो सब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पार्टनरशिप क्यों? अब प्रॉब्लम यह है कि सोल प्रोप्राइटर में आप एक अकेले पर्सन हो, तो आपके पास लिमिटेड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले खुद पे होती है, और रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि आप पे ही सारा लॉस का बंटा बैठेगा। बट जब आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो तो वहां पे एक्सपर्टीज आती है अदर पर्सन की, वहां पे अदर पर्सन के रिसोर्सेज आते हैं, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, और रिस्क जो है वो भी आप ज्यादा ले सकते हो क्योंकि लॉसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग द पार्टनर्स। तो यहां पे पार्टनरशिप क्यों करनी चाहिए, उसके फायदे हैं। फिर पार्टनरशिप का मीनिंग जो सेक्शन 4 में दिया था। सर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। अब यहां पे पर्सन्स को मैंने क्लियरली बताया, यहां पे एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 50 होंगे, जिसकी लिमिट कंपनीज एक्ट में दी है। और ये 50 की लिमिट मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, राइट? तो मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर, बट 50 की लिमिट को आप 100 तक लेके जा सकते हो जब गवर्नमेंट चाहे। अभी वो लिमिट 50 है, ठीक है? तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। तो सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट होगा बेटा यहां पे टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है ऑफ अ बिजनेस, मतलब बेटा सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। सेक्शन 8 कंपनी बनाइए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बेटा पार्टनरशिप में हमेशा म्यूचुअल एजेंसी होती है, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ये जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी एक कंक्लूसिव एविडेंस है। मतलब हर एक पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर और फर्म का एजेंट है। मतलब एक पार्टनर के एक्ट से बाकी सारे पार्टनर एंड फर्म्स लाइबल हो सकती है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, राइट? तो यहां पे पार्टनर भी बता दिया, फिर मैंने एक एक एलिमेंट बताया। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। पर्सन में जो लॉ ने रिकॉग्नाइज करे, मतलब पर्सन में एक नेचुरल पर्सन यानी इंडिविजुअल आएगा, और आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी, एलएलपी, ये सब आएंगे। मतलब एक नॉर्मल पार्टनरशिप क्योंकि पर्सन नहीं होती, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप किसी दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। ये क्लियरली मैं आपको क्लियर कर देता हूं, माइनर भी नहीं बन सकता, ये भी बात याद रखना। सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो वॉलंटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड हो, ओरल, रिटर्न हो, डजंट मैटर। उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना है ये सब मैंने आपको बता दिया था। थर्ड, पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए बनेगी, विच इज ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। मोटिव आपका एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन बिजनेस करना नहीं है तो आप पार्टनर नहीं बन सकते, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज द प्राइमा फेसिया एविडेंस। प्राइमा फेसिया एविडेंस है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो भैया सिंपल सी बात मैंने बताई थी सुरेश, बेटा प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिलेगा, लेकिन लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप एक पार्टनरशिप बना रहे हो तो सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, हो सकता है लॉस एक अकेला बंदा बियर कर रहा है, चलेगा, लेकिन प्रॉफिट इकलौता अकेला बंदा बियर नहीं कर सकता। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है, ये पॉइंट था। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि बिजनेस जो है वो कैरिड ऑन बाय ऑल होगा, या फिर कोई एक भी कर सकता है बाकियों के बिहाफ पे। ये कार्डिनल प्रिंसिपल होता है। एक पार्टनर, हर एक पार्टनर और फर्म का इंप्लाइड एजेंट है। ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है और एक कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप होता है। नोट भी दे दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग प्राइमा एविडेंस है, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। बेटा ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, यही स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा डिफेंड और रिफ्यूट, तो आप इसे डिफेंड करोगे और आप दोनों चीजें समझाओगे कि प्रॉफिट शेयरिंग और प्राइमा फेसिया, ठीक है? फिर सेक्शन 6 आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। 3 बातें होती है, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप के टाइप बताए थे। पहली होती थी पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता था, कोई प्रोविजन नहीं होता था, जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप चलेगी। और जैसे ही एक पार्टनर ने अपना रिटर्न नोटिस दे दिया कि भैया वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा।
ये पार्टनरशिप एट विल थी। सेकंड, इससे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया, सेकंड होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। यहां पे एक फिक्स पीरियड डिटरमाइन होता है, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल, और जैसे ही वो फिक्स पीरियड कंप्लीट होगा उसी टाइम पे आपकी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। थर्ड आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक सिंगल एडवेंचर के लिए बना है, एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए बनी है, और जैसे ही वो सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपकी पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और लास्ट आता है जनरल पार्टनरशिप, जो जनरल बिजनेस ऑपरेट करने के लिए बनी है, ये कोई सिंगल एडवेंचर के लिए नहीं बनती। बच्चा इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैंने डिसाइड करा कि मैं शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करूंगा और उसके लिए मैंने A+B की पार्टनरशिप बना दी, अबे ये एक जनरल पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप मतलब एक प्रॉपर बिजनेस के लिए। अब मुझे दूसरा केस, मैं शू मैन्युफैक्चरिंग करता था, मेरे पास एक ऑर्डर आया 1 लाख शूज का। अब ये शूज मैंने, ये ऑर्डर मैं अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैंने अपनी पार्टनरशिप बी के साथ बना ली फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक सिंगल एडवेंचर या सिंगल प्रोजेक्ट के लिए आप बनाते हो। ठीक है, आई होप आपको पार्टनरशिप के सारे टाइप्स क्लियर है। विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर और जनरल। उसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पार्टनर की। ये भी बेटा याद रखना, सबसे पहले एक्चुअल, एक्टिव या ऑस्टेंसिबल। ये वो पार्टनर है जो एग्रीमेंट से बना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कंडक्ट में, इसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, और जब ये रिटायर होगा इसको पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। मतलब ये जब भी रिटायर हो, डजंट मैटर भाई, तेरे को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जिस दिन तूने पब्लिक नोटिस दिया वहां से हम तुझे तेरी लायबिलिटीज को खत्म करेंगे। तू रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद तू नोटिस 1 महीने बाद दे रहा है, तो उस 1 महीने के लिए भी तू लायबल होगा, तो नोटिस देना मैंडेटरी है। सेकंड द स्लीपिंग पार्टनर, वो कौन है? ऐसा पार्टनर जो एग्रीमेंट से बना है लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं लेता बिजनेस में, कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका नहीं होता। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा, बिल्कुल करेगा। ये लायबल भी होता है थर्ड पार्टी के लिए, एब्सोल्युटली यस होता है, लेकिन बेटा इसको कोई भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है अपनी रिटायरमेंट का। ये एक्टिव और स्लीपिंग का मतलब। थर्ड होता है नॉमिनल। नॉमिनल कौन होता है? इसने सिर्फ अपना नाम फर्म को दिया है, इसका कोई भी रियल इंटरेस्ट फर्म में नहीं होता, इसे कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं मिलता। जैसे याद है हमने अक्षय कुमार, तेरा चाचा था, तो हमने उसको यूज कर लिया था, तो ये अपना नाम लगा रहा है, इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, इसका प्रॉफिट में शेयर नहीं है, और ये कंडक्ट में भी पार्ट नहीं लेता। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए तो इसका नाम यूज हो रहा है ना, और क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने एज अ पार्टनर हमने रिप्रेजेंट करा है, तो इसको पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। तो बेटा तीनों पार्टनर के टाइप हमने बता दिए। अब आज थोड़ा सा काम बचा है। पहला काम तो यह है कि ये पार्टनर एंड करना, और दूसरा काम है बेटा छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो मुझे बताने जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुरेश भाई पहले मुझे बताओ, 10 मिनट मैंने लगाए, क्या सुरेश भाई यहां तक अभी तक कोई भी आपको डाउट या परेशानी? सुरेश भाई जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट या परेशानी अभी कोई भी टॉपिक में? सिंपल, मैंने बिल्कुल नॉमिनल मिनिमम टॉपिक पढ़ा है। पहला पार्टनरशिप क्या होता है, दूसरा पार्टनरशिप के एसेंशियल 5 एलिमेंट, तीसरा ट्रू टेस्ट बताया पार्टनरशिप का, चौथा पार्टनरशिप जो है उसके टाइप्स, और उसके बाद पार्टनरशिप जो है उसमें पार्टनर के टाइप्स। ठीक है, नो, तो पार्टनर के टाइप्स में 3 पार्टनर हमने कर लिए। अब कुछ पार्टनर जो छोटे मोटे बचे हैं, एक बार जल्दी से ना इनको निपटाते हैं, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 4। बेटा फोर्थ होता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। फोर्थ है आपके साथ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। सुयश नाम से ही पता लग रहा है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, बस सिर्फ छोटे छोटे 3 पॉइंट, अब जितने भी बचे सारे नकली वाले। पॉइंट नंबर 1, जैसा जैसा नाम बता रहा है, एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली। ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए है, इसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि क्या? पॉइंट नंबर 2, नॉट लायबल फॉर दी लॉसेस। ओहो, लॉसेस के लिए भाई साहब लायबल नहीं है, मतलब ये पार्टनरशिप में एंटर हुआ है सिर्फ प्रॉफिट, मतलब जब लेने की बारी आएगी तो भाई साहब आगे हो जाएंगे, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो बेटा ये भाई साहब लायबल नहीं होते, मतलब इन्हें बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जैसा नाम बताया। तीसरी और आखिरी बात, क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है? आंसर इज यस, लायबल टू दी थर्ड पार्टी। सर ये कुछ काम करता है? नहीं बेटा, इट डजंट मैटर, ये हो सकता है काम करे, हो सकता है काम ना करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे या ना करे, ये फायदा, ये इसके कोई क्वेश्चन नहीं है।
मन है तो कर ले, ना है तो मत करे, लेकिन इससे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, इसको कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल है? हाँ जी बिल्कुल, लाइबल टू द थर्ड पार्टी। सर अभी तो आपने बोला लॉस नहीं लिएगा। अरे सुनो तो सही, लाइबल टू दी थर्ड पार्टीज, लाइबल टू दी थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट ओनली। सर क्या मतलब? बेटा मतलब ये कि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट पार्ट तक के लिए लायबल रहेगा। मतलब अगर इसका कोई भी लाइबिलिटी जनरेट हुआ तो जितना भी इसका प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट से तो वो लाइबिलिटी के लिए पैसा ले सकते हो। यार देता हूं, पार्टनर जो है प्रॉफिट ओनली वाला क्या है? जो प्रॉफिट पे शेयर लेता है, लॉस के लिए भाई साहब लायबल नहीं होते। ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल होते हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। मतलब जहां तक, जैसे इनको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, अब थर्ड पार्टी के लिए ये लायबल होंगे सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयर तक। उसके आगे अगर लाइबिलिटी एक्सीड कर रही है तो ये लॉस बियर नहीं करेगा, ये मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को दे देगा, लेकिन अपनी जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकता ये भाई साहब। तो ये होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब आप कहोगे सर ऐसा बंदा फर्म में क्यों लाएगा? बेटा कई बार ना लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनसे ना फायदा मिलेगा आपको। अब मुझे पता है मेरी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तूने बोला यार तुझे पता है कि सर की ना मार्केट में बहुत गुडविल अच्छी है। अब तुझे पता है कि अगर सर मेरी पार्टनरशिप फर्म में आगा तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो तूने कहा सर मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा यार देख तेरा बिजनेस अभी छोटा है, लॉसेज वॉसेज होंगे भाई, मैं ये सब नहीं ले सकता। तूने कहा सर एक काम करो आप ना पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बन जाओ। मतलब जब प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लेकिन कोई लॉस की लाइबिलिटी की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं, सिर्फ आएगा। और अगर जब जब लॉस हो रहा होगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा आपको, बस उससे पैसा हम देंगे, लेकिन किसी भी एक्सटेंट में आपकी जेब से पैसा जा नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सुरेश मेरे भाई समझ आए? यस सर, तो बढ़िया, बस आगे बढ़ जा। इसके बाद सारे नकली नकली वाले भाई, किसी में भी कोई कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, ठीक है, बहुत इजी इजी वाले। नेक्स्ट आजा, नेक्स्ट लाइक पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 एंड 6 साथ में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर से। पॉइंट नंबर 5 वो होता है इनकमिंग पार्टनर, और इसी के साथ एंड करके लिख लियो बेटा पॉइंट नंबर 6 होता है आउट गोइंग पार्टनर। अब ये आपने यार इतनी अच्छे से अकाउंट्स पढ़ लिए, अब मैं क्या आपको सिखाऊं इसमें? भाई इनकमिंग पार्टनर क्या होता है? अरे भैया जो एडमिशन से पार्टनरशिप फर्म में विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एडमिट होता है। अरे यार कितना annoying है। चलो भाई, तो सर यहां पे अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, ये आपने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा है। जब विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एक नए पार्टनर को आप एडमिट करते हो, तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो होगा इनकमिंग पार्टनर। तो लिखना इनकमिंग पार्टनर में छोटी सी डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज एडमिटेड as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partners। ठीक है, ये होता है कौन? ये होता है इनकमिंग पार्टनर। ऐसा व्यक्ति जो एडमिट हुआ है एज अ पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट से। अब ध्यान से एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से एक सिंपल सी बात। सुरेश मान ली ये टाइमलाइन है बेटा, 1 जनवरी 2015 को एक फर्म जो है वो आई, रजिस्टर हुई। ठीक है, एक फर्म रजिस्टर हुई, ठीक है, ए बी एंड ABC एंड कंपनी, ये एक फर्म रजिस्टर हुई। अब ये अपने प्रोसीजर्स कर रही है, 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 पूरे टाइम प्रोसीजर इसने करे। और इस पीरियड में यानी 30 जून 2015 को इन्होंने मिस्टर एक्स को, ABC ने मिलकर मिस्टर एक्स को एडमिट करा एज अ पार्टनर, एडमिट करा एज पार्टनर। अब बहुत सिंपल सी चीज पता क्या है? क्या इन
पीरियड में 1 जनवरी से 30 जून तक क्या यहां पर मिस्टर एक्स किसी भी एक्ट के लिए लायबल होंगे? यस और नो? क्या मिस्टर एक्स किसी भी एक्ट के लिए फर्म के लायबल होंगे 1 जनवरी से 30 जून तक? सुरेश भाई चार्ट पे बता दो भाई जल्दी से। नो, बिल्कुल भाई ये पीरियड में तो भाई साहब आए नहीं है ना। लेकिन जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है, यहां से लेके जो ये पीरियड है, अब मिस्टर एक्स जो है वो लायबल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात, इनकमिंग पार्टनर के केस में जिस डेट से आपका एडमिशन हुआ है वहां से आपकी लायबिलिटी आएंगी। ये पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन। इसके एडमिशन होने से पहले कोई भी एक्ट फर्म ने करा है, उसके लिए मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सेम यही सिनेरियो आता है दूसरे आउटगोइंग पार्टनर में। अब आउटगोइंग में लिख ले, ये चार्ट बना लियो नीचे। आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग है अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म in which the rest of the partners continue to carry on business is called outgoing or retiring partner। ठीक है, एक ऐसा पार्टनर जो फर्म को, एक कंटिन्यूइंग फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसे बोलते हैं आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर। सिंपल सी चीज। और यहां पे मैंने तेरे को आराम से अभी समझा दिया था पहले ही। इसमें क्या होगा, इसमें ना जब आप रिटायर करोगे तो क्या आप लायबल होंगे या नहीं लायबल होंगे? उसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देख क्या कहता है। मान ली ये एक फर्म है, 1 जनवरी 2015 की बात है। एक फर्म है ए बी सी एंड कंपनी, ये एक फर्म है, एग्जिस्टेंस में आया। अब यहां पर लेट्स अज्यूम इस पीरियड तक फर्म चल रही है। 1 जून 2015 को मिस्टर ए जो है, जो कि एक एक्टिव पार्टनर है, अब यहां पे केस बदल सकते हैं भाई, केस लॉ आता है इस पे बढ़िया वाला। एक्टिव पार्टनर है ये भाई साहब, रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब पहले तो मुझे सिंपल सा सोच के बताइए, इस पीरियड में 1 जनवरी से 1 जून तक क्या मिस्टर ए फर्म के एक्ट के लिए लायबल होंगे? क्या मिस्टर ए फर्म के एक्ट के लिए लायबल होंगे? आंसर इज यस। अरे सर कैसे लायबल नहीं होगा, वो भी फर्म का पार्ट है, बिल्कुल लायबल होगा। अच्छा ठीक है, मिस्टर ए ने रिटायरमेंट ले ली, एक्टिव पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली और कह रहा है मैं तो रिटायर हुआ चला गया। अरे भैया रिटायरमेंट ले ली तो एक्टिव पार्टनर है ना, अबे पब्लिक नोटिस क्या तेरा फूफा देगा क्या? तो इन भाई साहब ने क्या करा, इन भाई साहब ने बिजनेस को छोड़ के चले गए और इस पीरियड में बाद में इन्हें पता नहीं कहां से नशे से उतरे तो नहीं याद है, अरे पब्लिक नोटिस भी देना होता है भाई। तो ये भाई साहब 30 जून को आते हैं, 1 महीने बाद, और अपना रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस दे देते हैं। पब्लिक नोटिस देते हैं, एक्टिव पार्टनर है बेटा, एक्टिव पार्टनर। अच्छा मुझे एक बात बता, ये जो पीरियड है 1 जून से 30 जून, क्या इसके लिए मिस्टर ए लायबल होगा? यस, अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल लायबल होगा, एब्सोल्युटली। एक्टिव पार्टनर के रिटायरमेंट बोलने से रिटायर थोड़ी हो जाता है। मैंने पहले लिखा था कि इसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। नॉमिनल पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। हां, एक बार आपने नोटिस दे दिया, इसके बाद के जो एक्ट है इनके लिए मिस्टर ए किसी भी तरीके से लायबल नहीं है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में याद रखियो, आउटगोइंग पार्टनर के लिए वो तब तक लायबल रहेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इस पूरे रूल का एक्सेप्शन कौन है? सुरेश बता दे बेटा, मजा आ जाएगा। इस पूरे रूल का कि आपकी लायबिलिटी तब तक चलती रहेगी जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इस रूल का एक्सेप्शन कौन है? वो नीचे देगा। क्या आपका आंसर सेम रहेगा अगर ऐसा सिनेरियो है? एक्सेप्शन क्या है सर? डोरमेंट बेटा, डोरमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
क्या बोला भाई, डोरमेंट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। सर अगर, कहां गया रे, हाँ सर, अगर आप एक स्लीपिंग डोरमेंट इनएक्टिव पार्टनर हो, अरे भैया वहां पे लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इस सिनेरियो में जिस टाइम आपने रिटायरमेंट ली वहीं से ही आप लायबल नहीं होंगे। मतलब अगर मिस्टर ए एक स्लीपिंग पार्टनर होता तो वो इस डेट से ही लायबल से फ्री हो जाता, लाइबिलिटी से। ठीक है, तो याद रखना, फिर से रिपीट करो, जब तू आउटगोइंग पार्टनर समझाएगा तो बोलेगा आउटगोइंग पार्टनर वो होता है जो कॉन्ट्रेक्टिंग फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसे बोलता है आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के केस में पार्टनर रिमेन लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन टू हिज ऑफ हिज रिटायरमेंट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है बेटा, जब आप एक स्लीपिंग पार्टनर हो तो स्लीपिंग या डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर के केस में आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना, ये एक्सेप्शन है। बट नॉर्मली आप यहां से ही लाइबिलिटी से फ्री होते हो। सुयश मेरे भाई, क्या ये तीनों समझ आए? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, फिर मैंने बताया इनकमिंग पार्टनर, फिर मैंने बताया आउटगोइंग पार्टनर। इनमें कोई डाउट है तो बता दे बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, या तू नोट कर रहा है तो नोट कर ले। सुयश भाई एनी डाउट्स? नो सर, बढ़िया। एक बार सुयश मीटिंग को ना बेटा रीजॉइन कर ले दोबारा से फटफट, सो दैट हम आगे बढ़ पाए। बस ये पार्टनर का एक और है वो खत्म हो गया, फिर मैं डिफरेंसेस करा रहा हूं भाई। जल्दी से मीटिंग को रीजॉइन कर ले बेटा। सुयश आवाज आ रही है बेटा? सुयश बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट पे बता दे भाई। यस, चलो आ जाओ, लास्ट टाइप लिख लो बेटा। और ये टाइप तेरे को ऑलरेडी आना चाहिए, हाँ? ये टाइप तेरे को ऑलरेडी आता होगा। टाइप है बेटा पार्टनर बाय एस्टॉपल, या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, एस्टॉपल या होल्डिंग आउट क्या होता है। सिंपली सिंपली एक सीधी सी बात है, क्या होता है देखो, पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यस आता है, बिल्कुल मुझे पता था, पहले पढ़ा है हमने। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप एक पार्टनर नहीं हो, इसमें आप एक पार्टनर नहीं हो, लेकिन आप एक पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है कि वो पार्टनर है, या कोई और उसे रिप्रेजेंट कर देता है कि वो पार्टनर है, और उस टाइम पे आप साइलेंस मेंटेन करके बैठे हो। एक्चुअल में आप पार्टनर नहीं हो। याद होगा तुझे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यहां पे तूने और संदीप ने एक दुकान लगाई थी, ये तू है ये संदीप है, तुमने भैया कपड़ों की दुकान लगाई। मैं आया एंट्री मार के, मैंने देखा अरे सुरेश भाई क्या हाल है, ये दुकान लगा बढ़िया। तभी गेट से आई थी सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या मेरे को देखी, वो सुंदर कन्या मेरे को जानती थी। उसने क्या बोला, उसने कहा अरे सर रोहित सर आपने दुकान खोल ली। मैंने कहा अरे बेटा ये मेरी, हाँ ये मेरी दुकान है, ये पार्टनरशिप पे खोली है मैंने, ये चंकू मंकू मेरे पार्टनर है। ठीक है, मतलब मैंने इन मैडम के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि हम पार्टनर हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने रिप्रेजेंट कर दिया। मैं तो, उसने बोला अरे सर ये आपकी दुकान है, मैं बताने वाला था नहीं नहीं ये तो इन्होंने खोली है, तब तक सुरेश तूने बोल दिया कि अरे हाँ ये सर हमारे पार्टनर है दुकान में। तूने देखो ये अपने ये लड़की जो है ये तो बढ़िया शॉपिंग कर लेगी, इस चक्कर में तूने प्रेजेंट कर दिया। अब देखो एक्चुअल में मैं पार्टनर हूं नहीं, लेकिन या तो मैंने या आपने रिप्रेजेंट कर दिया मुझे एज अ पार्टनर, वेन इनफैक्ट आई एम नॉट। अब देखो इस सुंदर कन्या के लिए मैं हमेशा लायबल रह जाऊंगा। अगर मैं मना नहीं करता कि, और मैं एग्री कर जाता हूं हाँ मैं पार्टनर हूं, तो इन मैडम के लिए मैं हमेशा क्या रहूंगा, पार्टनर, और उसे बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इस सिनेरियो में अगर इस सुंदर कन्या ने शॉपिंग करी और उसको कोई भी दिक्कत आई तो बेटा उसके लिए मैं भी लायबल हूं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम जो है पॉइंट लिखते हैं, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, और मैं ब्रेक कर करके ले रहा हूं, और knowingly permits himself comma
when a person represent himself या knowingly permits himself to be presented as a partner in a firm, as a partner in a firm, comma, when in fact he is not. Point number 4, he is liable like a partner in the firm. ये की डेफिनेशन है सुरेश भाई, मैं बस ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है. ही इज लाइबल लाइक अ पार्टनर इन अ फर्म, कॉमा, टू एनीवन हु ऑन द फेथ of such representation, on the faith of such representation, have given credit to the firm. और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए इस बात से या किसी भी तरीके से अगर उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन पे अग्री करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो आप फिर पार्टनर बन गए और आप बन गए पार्टनर बाय एस्टॉपल. ठीक है. कोई दिक्कत सुरेश भाई? बस याद रखना आप पूरे फर्म के पार्टनर नहीं हो, लेकिन आप उस लड़की के लिए, क्योंकि आपने उसके सामने रिप्रेजेंट कर दिया और इसने आपकी बात पे, इस रिप्रेजेंटेशन पे फेथ रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया या फर्म से डीलिंग कर ली, तो उस सिनेरियो में उस लड़की के लिए आप पार्टनर बन गए और वो भी कौन से? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल. तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या कोई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टनर, बल्कि आप पार्टनर नहीं हो और आपने उस बात पे एग्री भी कर दिया, तो आप लायबल होंगे ऐसा पार्टनर उन सभी लोगों के लिए जिनके सामने ये रिप्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने इसमें भरोसा करा. सुरेश भाई, क्या पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट क्लियर है? बेटा ये आपके सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं समाप्त. टोटल 7 थे: एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग आउटगोइंग और पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट. यस, चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया. तो सर अब हमारा क्या बच गया? सर चैप्टर नंबर 1 खत्म नहीं हुआ. बेटा देख, चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सर इंपॉर्टेंट मतलब पेपर में आएगा? बेटा बिल्कुल पेपर में आ सकता है. अब इसमें से जो लास्ट टॉपिक है ना, जो पेपर में आएगा, आएगा क्या, आ सकता है, बहुत बार आया है, वो है पार्टनरशिप के डिफरेंसेस. ठीक है. ऑल्दो क्योंकि तुझे क्लियरिटी है बहुत अच्छे लेवल की, तो तुझे सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं है. बस ये है कि एक जगह लिखने का तरीका आपको देखना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हम, अब आप हेडिंग डालना, हम लिखेंगे, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म वर्सेस. अब देखो किस किस का. सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे विद जॉइंट स्टॉक कंपनी. कंफ्यूज मत होइए, बस नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल कंपनी, और तुझे आता है डिफरेंस ऑलरेडी. क्या डिफरेंस होता है? अबे भाई, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी के केस में देयर इज इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज नॉट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होती है. फर्म की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, पार्टनर की लाइफ से वो ड्राइव्ड होती है. कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता. कंपनी जो है वो एंजॉय करती है लाइबिलिटी लिमिटेड, फर्म की लाइबिलिटी उसमें जनरली अनलिमिटेड होती है ना. कंपनी के केस में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, मतलब फर्म के एक्ट के लिए फर्म लायबल है, अगर किसी एक मेंबर ने एक्ट करा उसके लिए वो लायबल है. लेकिन फर्म के केस में क्या है? फर्म के केस में म्यूचुअल एजेंसी है, एक के एक्ट से सब लायबल हो जाते हैं. तो ऐसे ही बेसिक डिफरेंस फर्म और उसका करेंगे, लेकिन ये डिफरेंस 6 नंबर तक का आता है बेटा. ठीक है, तो हम ये करेंगे सबसे पहले. उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस करेंगे क्लब के साथ. सर क्लब क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होता है. ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको. क्लब, ठीक है, गोल्फ क्लब वगैरह आपने सुने होंगे. फिर हम करेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे प्यार से जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं. तो ये भी एक तरीके के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप बिजनेस रन कर सकते हो. तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. उसके बाद हमारा जो है आएगा अगला, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप. पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, इसका डिफरेंस. और लास्ट आएगा पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन.
तो यहां पे 5 डिफरेंसेस हमें करने हैं, 5 डिफरेंसेस हमें करने हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म और इनका एक एक करके सबके साथ डिफरेंस करना है, एकदम छोटू सा है, बस याद रखियो कंपनी और एचयूएफ का थोड़ा सा बड़ा है, कंपनी और एचयूएफ का थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी ना पहले क्या करेंगे हम, तेरे को मैं कंपनी का कराऊंगा और जो इजी इजी लगेंगे मेरे को वो कराऊंगा, देखते हैं जितने ज्यादा हो जाए, सारे हो जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाला पार्ट करा के चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करा दूंगा। सर 2 मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले 1 के बाद मैं 3 कराता हूं, फिर मैं 2 कराऊंगा, ठीक है सुयश? क्लियर है बेटा इंस्ट्रक्शन? सर एक बार पीछे वाला दिखा दो। हाँ, इन सबके साथ डिफरेंस करना है, कंपनी और एचयूएफ का थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, बाकी सबका छोटा है एकदम सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो आज कोशिश करेंगे सारे हो जाए तो सारे बढ़िया है, अदरवाइज जितने हो जाए उसके बाद अगली क्लास में बाकी करके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा दूंगा। ओके सर, चलो सबसे पहले बेटा सारे करने हैं, बट सबसे पहले हम डालते हैं डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 1 डालो भाई फटाफट से। एक साइड टेबल बनेगा, पहला टेबल बेसिस, एक साइड आएगी पार्टनरशिप और एक साइड आएगी कंपनी, ठीक है। बेसिस, पार्टनरशिप, बेसिस आ गया, पार्टनरशिप आ गया, कंपनी आ गया, ठीक है। फटाफट देखियो बेटा 6 नंबर तक का आता है, तो सारे पॉइंट्स हमें स्टडी करने अच्छे से। नंबर 1 बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं आराम से, ठीक है। सबसे पहला बेसिस है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस नॉट अ लीगल एंटिटी, ये तेरे को पता है ऑलरेडी, दैट इज नो लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर। बेटा मतलब फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसकी कोई सेपरेट पर्सनैलिटी। अगर एक फर्म को असेट लेना है तो वो पार्टनर के नाम पे लेना है, लाइबिलिटी भी पार्टनर के नाम पे होगी, क्योंकि फर्म को कोई सेपरेट लीगल एंटिटी मानी ही नहीं जाती। ये लॉ की नजर में पार्टनर और फर्म एक ही बंदे हैं। लेकिन कंपनी में आए तो तुझे सैलमन वर्सेस सैमलन, डॉक्टर ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो यहां पे लिख ले, यहां पे होती है सेपरेट। अगर तू केस लॉ बता दे सैलमन वर्सेस सैलमन तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सारे पॉइंट तुझे पता है, बस मुझे हल लिखने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर क्या बोले? तो अरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स यहां पे ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब अब तू इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकता है, क्या मतलब कि फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे होता है ऑप्शनल, मतलब नॉट कंपलसरी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, नॉट कंपलसरी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। सुयश किसी भी पॉइंट में दिक्कत है बेटा बता दियो। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू दी पार्टनर शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन कंपनी के केस में आपने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट मेंबर को डिविडेंड की फॉर्म में देना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी को लग रहा है दे दो तो दे दो, अगर कंपनी को लग रहा है यार हमें एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट रखने चाहिए रिजर्व में, तो आप रिजर्व रखो, मैंडेटरी थोड़ी है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा एजेंसी। ओए हो ये क्या पूछ लिया? अरे भैया यहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है रे, म्यूचुअल एजेंसी होती है। मतलब क्या? मतलब एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। भाई ये वाली बात तो हमने डिस्कस करी थी, हर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है। लेकिन इस सिचुएशन में नो म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सर
कोई भी मेंबर किसी और का मेंबर का एजेंट नहीं है। अगर किसी मेंबर ने कोई एक्ट करा तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी या अदर पर्सन बाइंड नहीं होंगे। तो अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ कंपनी। तो यहां पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, और सॉरी नहीं होती नो म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है सुरेश भाई, सही चल रहा है? कहीं भी डाउट हो तो प्लीज बताइए भाई। लीगल स्टेटस बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बता दिया, एजेंसी बता दी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट विच इज लाइबिलिटी। तो तू अच्छे से बता सकता है, यहां पे देर इज अनलिमिटेड, फर्म के केस में देर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब क्या था, याद कर। मतलब पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल, पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द फर्म। इंसॉल्वेंट, हाँ मतलब भाई इंसॉल्वेंट हो जाओगे पर्सनल लेवल पे, घर के कागज वागज बिक जाएंगे लॉस में। ठीक है, पर्सनल लेवल पे लाइबिलिटी आएगी। लेकिन यहां पे होती है बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी। और आपको याद है, अब मैं इसमें क्या बताऊं, तुझे लिखना बहुत अच्छे से लिख सकता है। लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती थी, अच्छे से पढ़ा था हमने, और लिमिटेड बाय गारंटी भी होती थी। तो जैसे आपको समझना है आप वैसे समझो, दोनों ही लाइबिलिटी होती थी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिर पॉइंट नंबर 5 है प्रॉपर्टी। अरे भैया, क्योंकि फर्म एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? क्या अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? तो लिखो, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट परचेज, होल्ड, डिस्पोज। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट परचेज, होल्ड, डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी इन हिज इन इट्स सेपरेट नेम, इन इट्स सेपरेट नेम। अपने उस पे नहीं कर सकती, बट कंपनी कैन। मतलब कंपनी अपने खुद के नाम पे सेल, परचेज, डिस्पोज प्रॉपर्टी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन है भाई, लॉ की नजर में वो अलग ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफर करना। अब सुरेश मुझे एक बात बता दिमाग लगा के, अगर ए बी सी हम तीनों पार्टनर बने हैं, अब तीनों तो कंसेंट से बने, अपने तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब सी भाई साहब जो है वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो जा रहा हूं और मेरे बदले में अपना शेयर डी को दे रहा हूं। क्या सी की जगह डी आ सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ ए एंड बी? क्या सी की जगह वो अपना शेयर डी को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ ए एंड बी? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली। देख मैं नहीं बोला कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन उसमें रिमेनिंग पर पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। लेकिन अब जब आप कंपनी बनाते, जैसे जैसे कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। अबे भाई, अब रिलायंस लिमिटेड का मेरे पास 10 शेयर है, अबे मैं वो 10 शेयर अपनी मर्जी से तेरे को बेच दूं, फिर तू अपनी मर्जी से आगे बेच दे। मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर। कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, हमने पढ़ा भी है, पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या लिख, यहां लिख अ शेयर इन अ पार्टनरशिप, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अ शेयर होल्डर
may transfer his shares बस आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा जो भी बताया गया। और अगर वो पब्लिक है, लिख लेना ब्रैकेट में, अगर पब्लिक है, पब्लिक कंपनी, तो भैया फिर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फिर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है बिना किसी दिक्कत के। चलो जी बहुत बढ़िया, 6 पॉइंट हो गए। सर कितने पॉइंट है बेटा इसमें? 10-12 पॉइंट है, ठीक है, हाँ 10 या 12 पॉइंट है, बस छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। तेरे को जितने भी याद रखने हैं, 6 नंबर में है, कम से कम 8-10 पॉइंट लिखने पड़ेंगे तेरे को, ठीक है, और पेपर में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड बेटा मैनेजमेंट, भैया सिंपल सी बात, पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट कौन करता है? अरे भैया पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट संभालते हैं ऑल दी पार्टनर्स। ऑब्वियसली जो स्लीपिंग है उसे हटा दो, बट जनरली जितने भी पार्टनर है वो संभालते हैं। यहां पे मैनेजमेंट संभालता है बेटा BOD, विच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं, जो कि जनरली मेंबर ही होते हैं, मेंबर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना, मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन दी मैनेजमेंट। जब तक वो BOD का पार्ट नहीं बनते तब तक मेंबर, मतलब टेक्निकली मेंबर ही BOD बनता है, लेकिन जब आप BOD बनोगे तभी आप मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हो। एक सिंपल मेंबर मैनेजमेंट पार्ट नहीं ले सकता। मतलब जैसे मैं हूं, मैं टाटा में शेयर होल्डर हूं, मेंबर हूं, तो मैं BOD का पार्ट नहीं हूं ना, तो मैं मैनेजमेंट में थोड़ी पार्ट ले लूंगा। लेकिन अगर हाँ मैं BOD बन गया तो मैं मैनेजमेंट में पार्ट ले लूंगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे पार्टनर संभालते हैं, यहाँ पे BOD करके बंदे होते हैं वो संभालते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं बेटा, जल्दी से देख। पॉइंट नंबर 8 है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, अरे यहां पे रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। अरे रजिस्टर करना है कर लो, नहीं करना मत करो, लेकिन यहां पर बेटा, यहां पे रजिस्ट्रेशन होती है। अरे बिना लॉ के रजिस्ट्रेशन के तो आप कंपनी फॉर्म ही नहीं कर सकते ना। तो कंपलसरी अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013, आपको यहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां पे पॉइंट नंबर 9, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप बोलो या फिर फर्म में बोलते हैं डिसॉल्व। अब देखो भाई, फर्म कैसे बनती है? फर्म तो भाई बिना रजिस्ट्रेशन के बन सकती है, तो इसका डिसोल्यूशन भी नॉर्मली हो सकता है। मतलब अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर्स अग्री। फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है एनी टाइम अगर सारे पार्टनर अग्री करते हैं तो। लेकिन यहां पे बेटा ये एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस टू वाइंड अप बाय द NCLT, which is नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बेसिकली कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कंपनी का कोर्ट होता है, और यही वाइंड अप कर सकता है। मतलब लॉ से ही बनेगी, लॉ से ही मिटेगी। फॉर्म क्या है, लॉ से ना बनती है, और मिटने के लिए भाई आप आपस में डिसाइड कर लो, खत्म कर दो पार्टनरशिप को, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 10, आप बता सकते हो ड्यूरेशन। तो बेटा यहां पे आपको याद है, नो परपेचुअल सक्सेशन। फर्म के पास तो कोई परपेचुअल सक्सेशन होती नहीं है। मतलब पार्टनर की डेथ, पार्टनर की रिटायरमेंट, पार्टनर के किसी भी चीज से, इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन कंपनी के केस में तो अ कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब बेटा मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, कंपनी की लाइफ सदा चलती रहेगी। ये पूरा का पूरा 10 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। सुयश मेरे भाई कोई दिक्कत है तो बता दे भाई, एकदम सिंपल, एकदम एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
सुरेश भाई लिख लिया ना आपने अच्छे से? पेपर में के लिए बेटा देख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं। दिखने में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है तो सिंपली, बट पेपर में आता है बहुत बारी, ठीक है। तो यहां पे हमने पहला वाला कर लिया, बड़ा वाला। अब एक काम करते हैं, एक छोटा वाला भी कर लेते हैं, क्लब वाला। फिर ये तीनों मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद जो सेकंड यूनिट है या थर्ड यूनिट करेंगे पहले, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज क्या है, फ्राइडे ना, फ्राइडे, ठीक है। कल में भी हो सकता है मैं तेरी ऑनलाइन क्लास रख दूं 9 बजे, मे भी। क्या, 1 मिनट ना, कल शेड्यूल मेरा वहां से वहां, ठीक है, कल 9:30 बजे रख लेते हैं हम क्लास। कल 9:30 PM हमारा ये क्लास रख लेंगे हम, ठीक है। ओके, हाँ कल 9:30 है। एक क्लब वाला और करा देता हूं, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सेम वही कॉलम बनाओ, सेम टू सेम, बिल्कुल एज इट इज कॉलम बनाना। सबसे पहले बेसिस, फिर आएगा अपना पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, और फिर आएगा क्लब। अब यार मेरे को ना पता नहीं है, शायद तूने सुना हो या नहीं सुना, शायद मेरे हिसाब से तूने सुना हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना है सिरी फोर्ट गोल्फ क्लब? इसके बारे में सुना है सुरेश भाई? सिरी फोर्ट गोल्फ क्लब, हाँ। सिरी फोर्ट आपको पता है कॉम्प्लेक्स है जहां पे स्पोर्ट्स होता है, और इसका एक गोल्फ क्लब भी है। इसके अलावा ना साकेत के पीछे भी एक गोल्फ क्लब है, उसका नाम ही है गोल्फ क्लब, अर्चनी का गोल्फ क्लब है शायद वो। अब ये गोल्फ क्लब क्या होता है, ये क्लब क्या होता है? गोल्फ तो आपको नाम समझ, स्पोर्ट है गोल्फ। क्लब क्या होता है बेटा? देख, क्लब जो है ना, बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें अगर आपको एक मेंबर बनना है, मेंबर बनते हैं इसके, मेंबर, इसको मेंबर बोलते हैं, जैसे कंपनी में मेंबर होता है ना, यहां पे मेंबर, तो आपको इसकी एनुअल फीस पे करनी होती है। जैसे सिरीफोर्ड की बताओ तो सिरीफोर्ड की शायद एनुअल फीस समवेयर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे हिसाब से गोल्फ क्लब अच्छे महंगे होते हैं, तो शायद मान के चले 1 लाख रुपए एनुअल फीस है। मतलब आपको 1 लाख रुपए इस क्लब के मेंबरशिप, मेंबर बनने के चार्जेस देने साल के। और जब आप 1 लाख रुपए दे दोगे, तो ये आपको अपने गोल्फ में एंट्री देगा, और इस क्लब में आपको मिलेगी बहुत सारी फैसिलिटीज। सर फैसिलिटीज को गोल्फ मिलेगा खेलने? अबे वो तो एक फैसिलिटी है। जैसे इसके अंदर बेटा पूल होगा, इसके अंदर बेटा जिम होगा, इसके अंदर बेटा रेस्टोरेंट होगा, इसके अंदर ऑब्वियसली गोल्फ है तो गोल्फ तो होगा ही। टेक्निकली ये ग्रुप ऑफ पर्संस को एंगेज करता है, एक एनुअली फीस अपने मेंबर से चार्ज करता है, और वो उन्हें फैसिलिटीज देता है। अब पूरे साल आप जो है, आप जाइए और यहां पे इन फैसिलिटीज को एंजॉय करिए, ठीक है। अब देख, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट डिफरेंस क्या है? क्लब का ऑब्जेक्ट कभी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आई रिपीट, क्लब का ऑब्जेक्ट कभी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इसका ऑब्जेक्ट होता है अपने मेंबर को फैसिलिटीज देना। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अपने मेंबर को फैसिलिटी देना। सर प्रॉफिट पैसे क्यों चार्ज करता है? बेटा मैं बताऊं, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट हो जाता है वो अलग बात है। ऑब्जेक्ट है मेंबर को बेनिफिट देना, मेंबर को फैसिलिटी देना। वो हेल्थ की हो सकती है, वो स्पोर्ट की हो सकती है, वो किसी भी फैसिलिटी हो सकती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी या प्रोवाइड बेनिफिट टू द मेंबर। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था? यहां पे ऑब्जेक्ट था बिजनेस, राइट। तो यहां पे ये वाली बात होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई क्लब के बारे में। क्लब भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बट ये बेनिफिट सप्लाई करता है अपने मेंबर्स को। यहां पे जो पर्सन होते हैं उसे पार्टनर बोलते हैं, इधर पर्सन को मेंबर बोलते हैं। ऐसे करके हमें बेसिक बेसिक डिफरेंस करने हैं। चलो तो पहला पहला है डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन में यहां तो तू सेम लिख दियो। अब मुझे बताने वाली है सेम कौन सी वाली? सेम सेक्शन नंबर 4 वाली। सेक्शन नंबर 4 में कौन सी डेफिनेशन थी? सर पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्संस जो अग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पूरी डेफिनेशन चेप दी हो जो सेक्शन 4 में लिखवाई थी। क्लब में मैं लिखवा देता हूं। क्लब क्या है? अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस
Club is an association of persons formed with the object not of earning profit. देख क्या लिखा है, नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट के ऑब्जेक्ट से नहीं चलता. अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट ऑफ promoting some beneficial purpose for the members. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ऑब्जेक्ट प्रॉफिट नहीं है, ऑब्जेक्ट है मेंबर को बेनिफिशियली पर्पस सर्विसेज देना, प्रमोट करता है. सेकंड आना बेटा, सेकंड है रिलेशनशिप. बेटा यहां पे जो पार्टनरशिप में लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्टनर्स. तो यहां पे जो रिलेशनशिप है वो पार्टनर्स का है. यहां पे क्या होता है, यहां पे लिखना पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड मेंबर्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, अगेन एजेंसी. एजेंसी वाला पॉइंट तो लिख सकता है. यहां पे बेटा म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब एक पार्टनर के एक्ट से बाकी सब लायबल होंगे, लेकिन यहां पे हमेशा की तरह नो म्यूचुअल एजेंसी. मतलब एक मेंबर दूसरे का एजेंट नहीं है, एक मेंबर दूसरे का एजेंट नहीं है. एक मेंबर के कोई एक्ट करने से दूसरे पे कोई लायबिलिटी, सब इंडिविजुअल है यहां पे. तो नो म्यूचुअल एजेंसी, सॉरी नो म्यूचुअल एजेंसी, ये तो कोई है ही नहीं. पॉइंट नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. अब देखो भाई, सिंपल सी बात बेटा, फर्म जो है ना, फर्म वो सेपरेट एंटिटी तो है नहीं, तो वो पार्टनर के नाम पर ही प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग सब ले सकती है, मैंने आपको बताया अभी. तो यहां पे ना जो भी प्रॉपर्टी होगी, फर्म की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू पार्टनर की प्रॉपर्टी. इसका मतलब पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टनर का इंटरेस्ट है, लेकिन मेंबर की जो, अब जैसे क्लब है बेटा, क्लब में आपने एनुअल फीस दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो पूल ही आपका है. आप उस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा पूल है, कोई और नहीं आ सकता, ऐसे कुछ. आप बस बेनिफिट ले सकते हो. अ मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब. यहां पे कोई भी इंटरेस्ट किसी भी तरीके का नहीं होता. नेक्स्ट, फिफ्थ है डिसोल्यूशन. तो आपको तो पता ही है भैया डिसोल्यूशन में क्या होता है, चेंज इन पार्टनर्स. अगर किसी की डेथ हो गई, अगर कोई रिटायर हो गया, सर ये पार्टनर वाला समझ नहीं आया बेटा, क्या ये वाला इंटरेस्ट, अरे भैया ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए पॉइंट बोल रहा है कि फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी है. सिंपल, मतलब पार्टनर का फर्म की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसका शेयर है, काइंड ऑफ इंटरेस्ट का मतलब शेयर है, वो इंजॉय कर सकता है. इसके साथ साथ जब खरीदेगा, वो बेचेगा तो इसको पार्ट मिलेगा, सब कुछ. क्लब के केस में क्या है, जो क्लब की प्रॉपर्टी है वो मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है. मतलब आप उससे बेनिफिट ले सकते हो, उसकी सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि गोल्फ का क्लब जब बिकेगा तो आपको उससे पैसे मिल रहे हैं ना, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. तो ये पॉइंट बोल रहा है. बट उसका राइट थोड़ी था प्रॉपर्टी पे. बेटा क्यों नहीं था, कैसी बात कर रहा है, ये किसने लिखवाया बेटा, प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है. बिल्कुल बेटा प्रॉपर्टी पे पूरा राइट है. फर्म, देख समझ, तू मुझे लग रहा है कंपनी से कंफ्यूज कर रहा है. जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उस, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, उस पे मेंबर का राइट नहीं है, उस पे मेंबर का राइट नहीं है, लेकिन फर्म की प्रॉपर्टी पे पार्टनर का राइट होता है. अच्छा सॉरी, मैं कहा वही 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 कंपनी के केस में बोल दिया तूने. हाँ, तो ऐसे ही
पार्टनर का केस में पार्टनर जो है उसका इंटरेस्ट होता है फर्म की प्रॉपर्टी पे, लेकिन क्लब की प्रॉपर्टी पे मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस बेनिफिट ले लो बस। लास्ट के डिसोल्यूशन, चेंज इन द पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर मरेंगे, रिटायर होंगे, एडमिट होंगे, तो उससे अफेक्ट आएगा किसमें? एग्जिस्टेंस में, क्योंकि बेटा परपेचुअल सक्सेशन नहीं ना। अगर पार्टनर मर गए, सारे पार्टनर मर गए, 4 में से 3 पार्टनर मर गए, तो भाई फर्म खत्म। तो पार्टनर में चेंज आने से एग्जिस्टेंस पे असर पड़ता है। लेकिन अबे भैया, क्लब के तो मेंबर बनते रहते हैं। अब क्लब के 100 मेंबर है, उसमें से 10 मेंबर मर गए या चले गए, उन्होंने नहीं लिया इस साल का वो, तो उससे क्लब की लाइफ थोड़ी इंपैक्ट होगी, क्लब तो चलता रहेगा। अ चेंज इन दी मेंबरशिप, a change in the membership of a club does not affect its existence। इसी के साथ आपका क्लब का डिफरेंस भी खत्म होता है। 5 ही पॉइंट है बस, ठीक है। तो कंपनी के केस में तो ज्यादा पॉइंट है, ये तो है भी याद करने में इजी। क्लब याद रखियो क्योंकि क्लब ना थोड़ा नया है, क्योंकि पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी वर्सेस एलएलपी, ये तो तूने एलएलपी में भी पढ़ लिया था, तो ये तेरे को थोड़ा सिंपल ही लगेगा। वर्सेस एलएलपी ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो तुझे सिमिलर ही लगेंगे, इजी लगेंगे। लेकिन ये जो क्लब है, अब इसके बाद एचयूएफ आएगा, इसके बाद को ओनरशिप आएगा, ये थोड़े नए हैं, इनको याद रखियो। 6 नंबर तक का क्वेश्चन है, 6 नंबर तक का जेन्युइनली एचयूएफ और पार्टनरशिप में, तो बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो हमने आज 2 कर लिए, बाकी 3 मैं आपको कल कराऊंगा। कल अगेन 9:30 बजे आपसे मिलते हैं बेटा। कल 9:30 हमारी क्लास है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, तो फॉर श्योर फर्स्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इसके अलावा मैं आपके साथ थर्ड चैप्टर भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। 3 चैप्टर इसमें, पहला हमने कर लेंगे अगली क्लास में, सेकंड अभी रोकेंगे और थर्ड पे पहले चलेंगे। तो थर्ड हो जाएगा, फिर मैं सेकंड पे वापस आऊंगा। सुरेश भाई क्लियर है एकदम आज का टॉपिक? आज मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर खत्म कराया और पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंसेस कराए विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कंपनी और क्लब हमने कर लिया। अगली क्लास एचयूएफ को ओनरशिप एसोसिएशन करेंगे। सुरेश भाई क्लियर है? कोई डाउट परेशानी प्लीज बताइए बेटा।